हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपने आज के जीके जीएस की सीरीज को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला डज एन अर्थवॉर्म बिलोंग टू। ठीक है, तो देखो बात हो रही है कि जो अर्थवॉर्म है ना, इस ये कहाँ किससे बिलोंग करता है, इसको किस कैटेगरी में रखा गया है। तो बेसिकली जो अर्थवॉर्म है ना, उसको एनालीड के कैटेगरी में रखा गया है। तो अब ये एनालीड क्या होता है, तो एनालीड इसको हम खंडित कीड़े के रूप में जान सकते हैं, या फिर हम सीधा सीधा कह सकते हैं सेगमेंटेड वर्म्स। ठीक है, सेगमेंटेड वर्म्स। अब देखो हम देखते हैं कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं जिनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, वो ऐसे खंड में बटा होता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल में अर्थवर्म को ही ले लेती हूँ, ये केंचुआ होता है ना अर्थवर्म। तो इनकी जो बॉडी होती है कुछ इस स्ट्रक्चर में बटी होती है, कुछ इस तरह से शेप होती है इनकी बॉडी की, और ये ऐसे खंडों में बटा होता है। तो यही हमारे एनेलिड की कैटेगरी में हमारे सारे इस तरह के ही वर्म्स आते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स में मैं बताऊं, तो जैसे हमारे पास एग्जांपल्स में हो जाएगा ये लीच, ये सैंड वर्म्स, रैग वर्म्स, ये सारे हमारे एग्जांपल्स होते हैं एनालीड के। ठीक है, लीच के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये क्या करती है, हमारी बॉडी से ब्लड को चूसती है। ठीक है, तो ये सारे हमारे एग्जांपल्स हो जाएंगे एनालीड के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु होस्ट द फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है इंडिपेंडेंस डे वाले दिन ना, दिल्ली के रेड फोर्ट पर कौन है जो झंडा को फहराता है। ठीक है, तो देखो इजी क्वेश्चन है। क्या ये हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन ना हर साल जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री होती हैं वो ये झंडा फहराते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे झंडा फहराने की बात हो रही है, तो कब से फहराया जा रहा है, तो इसको फहराया जा रहा है जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे 1947। ठीक है, 1947 से ही फहराया जा रहा है, 15 अगस्त 1947 से। तो देखो पहली बार फिर किसने फहराया ये झंडा, तो पहली बार इसे फहराया गया हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उन्होंने ये पहली बार इसे फहराया था लाल किले के लाहौरी गेट से। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, लाहौरी गेट से फहराया गया था। और अभी से अगर मैं बात करूँ ना, देखो 15 अगस्त से लेकर मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये 1947 से ना 1964 तक ये इन्होंने ही फहराया था ये झंडा। तो लगभग अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने 17 बार ये झंडा फहराया है जब ये अपने पद के दौरान थे। ठीक है, तो हालांकि 64 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप ये याद रखेंगे कि जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने की पहली बार इंडिपेंडेंस डे वाले दिन ये झंडा फहराया था। अच्छा, यहाँ पे देखो पहले प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, तो हम फीमेल से रिलेट करते हैं कि देखो फीमेल में पहली प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो ये थी इनकी ही बेटी इंदिरा गांधी जी। ठीक है, अब इंदिरा गांधी जी ये पहली प्राइम मिनिस्टर थी, और इन्होंने एक नारा भी दिया था गरीबी हटाओ का 1971 में, तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। तो देखो द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये है कहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। ठीक है, सबसे बड़ी ये वैक्सीन निर्माता कंपनी है, और कुछ इसने वैक्सीन भी बनाई है। कुछ जैसे मैं एग्जाम्पल्स की मैं बात करूँ तो कुछ टीके की मैं अगर बात करूँ, देखो बीसीजी का टीका है एक, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैसिलस कॉलमेट क्यूरिन। ठीक है, जिसको दिया जाता है टीबी रोग की रोकथाम के लिए ये टीका लगाया जाता है। बैसिलस हो गया, पर्ट्यूसिस हो गया, पोलियो हो गया, है ना, खसरा हो गया, और टेटनस और कोविड के टीके, मतलब ये सारी है जो है ये यहीं पे बनाए जाते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि महाराष्ट्र पुणे में बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है, तो देखो जो हमारा आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आंसर नंबर 4, आर्टिकल 112 है, जो कि बताता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सीधा सीधा कहूँ तो किस बारे में बताता है, तो ये बजट के बारे में बताता है। ठीक है, हालांकि देखो हमारे संविधान में ना बजट नाम का उल्लेख कहीं पर है नहीं। ठीक है, इसकी जगह ये नाम आया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीनिंग मतलब कि वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये बताता है कि आर्टिकल
112 यानी कि आर्टिकल 112 में बजट के बारे में बताया गया है। तो बच्चे सोचते हैं कि हाँ ये आंसर करेक्ट है, बट ये आंसर करेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसमें बजट नाम का कोई शब्द है ही नहीं, ठीक है। इसकी जगह इसको रखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कभी भी आपके पास ऐसा स्टेटमेंट आता है कि आर्टिकल 112 बजट के बारे में बताता है, तो आप ये इसको रॉन्ग करेंगे, ठीक है। अच्छा, बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है ना हर साल, और आज 1 फरवरी भी है, ठीक है। तो जो बजट है वो किसके द्वारा पेश किया जाता है वैसे? तो इसको पेश किया जाता है हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उसके द्वारा। अभी वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो ये है निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। तो ये सारे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली लैंग्वेजेस वर एडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में ना कुछ लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था, जैसे बोडो है, डोगरी है, मैथिली है, संथाली है। तो इसको कौन से ईयर में ऐड किया गया था? ईयर पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो देखो बेसिकली ना इसको 2004 में ऐड किया गया था, ठीक है। ये एक 52वां संशोधन हुआ था। इस संशोधन के अंतर्गत इसे 2004 में ऐड किया गया था। अब देखो यहाँ पे ना 8th शेड्यूल की बात हो रही है ना, तो हमारे जो 8th शेड्यूल में है ना, ये टोटल 22 लैंग्वेजेस है 8th शेड्यूल में, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमेंडमेंट एडेड द न्यू आर्टिकल 21A टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट सीक्स टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस एज्ड 6 to 14। देखो इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि जो 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आर्टिकल 21A में बताया गया है, ठीक है। तो इसे किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था आर्टिकल 21A को? तो देखो इसको जोड़ा गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 2002 में, ठीक है। बाकी इसमें क्या बताया गया है? यही कि जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं ना, उनको मुफ्त और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आप याद रखेंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड आप एक चीज़ और याद रखेंगे, एक है आर्टिकल 21। जैसे ये 21A है ना, ए के बारे में हमने पढ़ लिया, इसमें जो कि 1 मिनट में यहाँ लिखती हूँ, आर्टिकल 21A के बारे में पढ़ लिया, जो कि रिलेटेड है एजुकेशन से, ठीक है। और आर्टिकल 21 ये रिलेटेड हो जाएगा हमारा राइट टू लाइफ से, ठीक है। तो आर्टिकल 21 में बताया गया है राइट टू लाइफ के बारे में, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसे किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो देखो ये जो हमारा ना लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इसको लिया गया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आया ना फ्रेंच, तो फ्रांस की अगर मैं बात करूँ ना, एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो फ्रांस की क्रांति पूछी जाती है कि कब हुई थी ये? तो ये हुई थी 1789 में फ्रांस की क्रांति, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द सैडल पीक लोकेटेड। तो देखो ये जो हमारा सैडल पीक है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो सैडल पीक है हमारा ये आ जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। अब देखो ये जो सैडल पीक की मैं बात करूँ ना, पहले मैं बात करती हूँ इंडिया के मैप की। ये है हमारा जस्ट मैं रफली बना रही हूँ, ये है हमारा इंडिया का मैप। कुछ इस जगह है अंडमान और निकोबार, ऐसे करके छोटे, ये मतलब काफ़ी हिस्सों में बिखरा हुआ है। तो इस एरिया में है अंडमान और निकोबार। अब यहाँ पे देखो जो सैडल पीक है ना वो उत्तरी अंडमान, ऊपर यहाँ पे है अंडमान, नीचे है हमारा ये निकोबार। तो सैडल पीक है ना वो उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप ये भी याद रखेंगे सैडल पीक के बारे में, उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। फर्स्ट आप ये याद रखेंगे। सेकंड में आप ये याद रखेंगे कि एक और है
चोटी माउंट थुलियर, माउंट थुलियर। तो ये ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पहला क्या था, पहला ये था कि सैडल पीक जो है ना वो उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, और दूसरा था माउंट थुलियर, ये ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अच्छा देखो, अंडमान और निकोबार की बात हो रही है तो इसकी कैपिटल हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। अब यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, हाँ कुछ एक एक्स्ट्रा फैक्ट हम रिलेट करते हैं। देखो यहाँ से थोड़ा सा हम नेशनल पार्क को रिलेट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क भी है, जैसे कि पहला हो जाएगा हमारा अंडमान नेशनल पार्क, अंडमान नेशनल पार्क हो जाएगा। दूसरा हमारा हो जाएगा माउंट हैरियट नेशनल पार्क, और तीसरा हो जाएगा हमारा रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सारे ही एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर आर एशियाटिक लॉइंस फाउंड। तो देखो एशियाटिक लॉइंस ये कहाँ पाए जाते हैं, तो एशियाटिक लॉइंस ये पाए जाते हैं गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ, तो ये सिर्फ पाए जाते हैं गिर नेशनल पार्क में, गुजरात के गिर नेशनल पार्क में। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं, ये है एशियाटिक लॉइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1991। तो देखो 1991 में इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री ये कौन थे, तो ये थे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। ये उस समय फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। ठीक है, तो अच्छा करंट में कौन है फाइनेंस मिनिस्टर ये हमारा अभी, तो करंट में हमारी हो जाएंगी ये निर्मला सीतारमण। ठीक है, जो कि आज बजट भी पेश कर रही हैं। ठीक है, 1 फरवरी को किया जाता है ना बजट पेश। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स कंस्ट्रक्टेड द स्तूपा एट सांची। तो देखो सांची का स्तूप ये किसने बनवाया था, तो इसको बनवाया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और सांची का स्तूप ये है कहाँ पर, तो ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ माउंट मॉन्यूमेंट एंड इट्स लोकेशन। तो देखो हमारे पास ये कुछ कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं और हमें इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन को। फर्स्ट ऑप्शन में है हमारा गोलघर पटना। तो देखो गोलघर पटना में ही स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। गोलघर बेसिकली ये है क्या, तो एक तरह से ये एक गोदाम की तरह है, कुछ इस तरह की शेप में बना हुआ है ये। ठीक है, तो ये गोदाम की तरह इसमें अन्न वगैरह को स्टोरेज किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारा करेक्ट हो गया, हमें इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, अब देखो गेटवे ऑफ इंडिया हैदराबाद, तो ये बिल्कुल गलत है। गेटवे ऑफ इंडिया हैदराबाद में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है। हमें गलत बताना था, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अभी थोड़ा सा हम और डिस्कशन करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं ऑप्शंस को। नेक्स्ट है सन टेम्पल कोणार्क। तो कोणार्क का सन टेम्पल ये उड़ीसा में, ये ठीक है। और मीनाक्षी टेम्पल मदुरई, तो देखो मीनाक्षी टेम्पल मदुरई ये भी बिल्कुल ठीक है, तमिलनाडु में है ये। ठीक है, और ये बिहार में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो टर्म आया ना गेटवे ऑफ इंडिया हैदराबाद, तो पहला तो मैं ये बताऊँ कि गेटवे ऑफ इंडिया हैदराबाद में है ही नहीं। और दूसरा एक कंफ्यूजिंग पॉइंट जो कि बच्चों में हमेशा होता है, गेटवे ऑफ इंडिया को लेकर और प्लस इंडिया गेट को लेकर। तो देखो गेटवे ऑफ इंडिया ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, जबकि इंडिया गेट ये दिल्ली में है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। गेटवे ऑफ इंडिया बिल्कुल अलग है और इंडिया गेट बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ये अब सारे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेटेड। तो देखो बुद्ध पूर्णिमा क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है गौतम बुद्ध की बर्थ एनिवर्सरी पर। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गौतम बुद्धा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज रिलेटेड टू डांस एंड सैंड आर्ट इन ओडिशा। तो देखो उड़ीसा के एक फेस्टिवल की बात हो रही है यहाँ पे, जिसमें कि बताया जा रहा है कि ये जो डांस है ना सैंड आर्ट फॉर्म है,
तो देखो उड़ीसा का जो एक फेस्टिवल है ना, कोणार्क फेस्टिवल, हालांकि कोणार्क सन टेम्पल भी है, अभी हमने पिछले ही स्लाइड में डिस्कशन किया है इसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखो हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। जो कोणार्क फेस्टिवल है ये रिलेटेड हो जाएगा हमारा उड़ीसा से, ठीक है, जो कि रिलेटेड है डांस एंड सैंड आर्ट फॉर्म से, ठीक है। अब देखो जो कोणार्क फेस्टिवल है ना, ये बेसिकली दिसंबर के मंथ में मनाया जाता है। 5 डेज का ये फेस्टिवल होता है, जिसको 1 से 5 दिसंबर तक मनाया जाता है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जगन्नाथपुरी रथ यात्रा ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। और एक है साई नुआखाई करके एक फेस्टिवल है, वो भी यहीं पर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विथ रेफरेंस टू सेल पार्ट्स व्हाट इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म क्या है? तो बेसिकली ना जो साइटोप्लाज्म होता है ना हमारा, ये होता है न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में ना एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है वह पहले तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, साइटोप्लाज्म, है ना। तो थोड़ा सा इमेज में देखते हैं। देखो ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन, इसके ही और इसके जस्ट बीच में है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है ना, इसको ही साइटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। इस इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं और इस इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन एंड वेयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट मीट। तो देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की पहली बैठक ये कब और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में बॉम्बे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, 1885 एट बॉम्बे। हालांकि बॉम्बे का नाम चेंज करके ना अब मुंबई कर दिया गया, बट पहले ये इसका नाम जो था ये बॉम्बे ही हुआ करता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आया ना INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसको फॉर्म किया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा 1884 में, ठीक है। और ये बना कब है हमारा INC? ये बना है 28 दिसंबर 1885 में बना है हमारा ये INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात करूँ ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। और इसकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो थी सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू। और एक क्वेश्चन और कि आज़ादी के बाद ना INC के पहले अध्यक्ष कौन बने, क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आज़ादी के बाद PM कौन थे, आज़ादी के बाद INC पहले अध्यक्ष कौन बने, या आज़ादी के बाद, मतलब कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज़ादी के बाद ना INC के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। तो तीनों याद रखेंगे, पहली अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, और पहले आज़ादी के बाद बनने वाले पहले अध्यक्ष ये है पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चंपारण सत्याग्रह टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। देखो चंपारण सत्याग्रह ये कब कहाँ हुआ था, कौन से स्टेट में? तो ये रिलेटेड हो जाएगा बिहार से, बिहार के ही चंपारण जिले में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1917 में, ठीक है। और गांधी जी के द्वारा किया जाने वाला ना ये पहला सत्याग्रह था, मतलब कि पहला आंदोलन था ये, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, गांधी जी से रिलेटेड भी पूछा जाता है कि उनका पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो ये चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया व्हाट इज सेक्स रेशो। तो देखो इंडिया के सेंसस के अकॉर्डिंग सेक्स रेशो क्या होता है ये? तो देखो सेक्स रेशो इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये माना जाता है कि 1000 मेल्स पर ना कितनी फीमेल्स हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि पहले हमेशा यहाँ पे मेल की बात की जाती है, फीमेल की नहीं, क्योंकि मेल के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि उस मेल की पर 1000 मेल पर ना कितनी फीमेल्स यहाँ आ रही है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन पर द 1000 फीमेल्स एंड मेल्स, ठीक है।
नहीं ये नहीं होगा, सॉरी, ये है ना हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, 4th नहीं है, सॉरी ये मैंने गलती से कर दिया है। ऑप्शन नंबर 1 नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। अब देखो सेक्स रेशो में बात करूँ तो मैं जैसे कि, अच्छा मैं हरियाणा का ही ले लेती हूँ ना, हरियाणा में ये पहले मैं लिखती हूँ मेल, यहाँ पे मैं लिखती हूँ फीमेल, तो 1000 मेल में ना हरियाणा में सिर्फ 879 ही फीमेल है, यानी कि यहाँ का जो सेक्स रेशियो है बहुत ये डाउन है। ठीक है, यहाँ पे जो लड़कियों की संख्या है वो बहुत बहुत कम है। अब सेम मैं अदर की बात करूँ, मैं केरल की बात ले लेती हूँ, तो केरल में ना 1000 मेल्स पर टोटल फीमेल्स की संख्या है ये 1084, यानी कि यहाँ का जो सेक्स रेशियो है काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और एजुकेशन के मामले में भी केरल अच्छा है। तो ये दोनों याद रखेंगे कि सबसे अच्छा सेक्स रेशियो केरल का है, सबसे बुरी तरह प्रभावित है इसमें हरियाणा। ठीक है, बहुत कम है वहाँ पे फीमेल्स की संख्या, और ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द स्पेशल गेस्ट ड्यूरिंग इंडियाज फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन 1950। तो देखो बात हो रही है कि 1950 डे में ना, सॉरी 1950 में ना जो फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ था ना, तो उस टाइम में हमारे स्पेशल गेस्ट कौन थे, तो ये थे हमारे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्नो। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्नो। तो देखो यहाँ तो बात हुई 1950 की, एग्जामिनर क्या करता है, या तो बिल्कुल फर्स्ट का पूछ लेता है या बिल्कुल लास्ट का पूछ लेता है, तो 1950 का हमें पता चल गया। अब 2024 में भी तो कोई आया होगा ना अभी रिपब्लिक डे के अवसर पर, तो देखो 2024 में कौन आया था, तो ये आए थे हमारे फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है ना, इमैनुअल मैक्रोन, ये आए थे। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, 1950 वाला याद रखेंगे, 2024 वाला याद रखेंगे। अच्छा 2023 का भी रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 2023 भी ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, तो 2023 में कौन आया था रिपब्लिक डे पर, तो ये आए थे इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, बड़ा नाम है इनका कुछ, अब्देल फतेह अल सीसी, ये याद रखेंगे। तो हमने 1950 का देखा, 2023 का देखा और 2024 का देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। देखो बात हो रही है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में कौन से वैसे आर्टिकल में बताया गया है, तो इसको रखा गया ना आर्टिकल 51A के तहत। ठीक है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नोन एज द गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, तो गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया, इसे किस पोर्ट को इस नाम से जाना जाता है, तो देखो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना, कोलकाता पोर्ट को गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं वर्तमान की बात करूँ ना, तो इसका नाम आप चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट्स एनुअली टू द डैश। तो देखो जो यूपीएससी है ना, अपने एनुअली जो रिपोर्ट्स होते हैं वो किसको प्रेजेंट करती है, तो वो प्रेजेंट करती है प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है हमारी वर्तमान में, तो ये है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, जो कि दूसरी महिला राष्ट्रपति है और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। ठीक है, तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप याद रखेंगे इनसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा देखो, हमने अपने 20 क्वेश्चन को सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। आपको मेरी सीरीज कैसी लगती है, और अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।